नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत और मैं हूं प्रदीप पंड्या। आपको बताते हैं इस वक्त बाजार की बड़ी बात है। बजट के बाद से बाजार की तेजी लगातार बरकरार है और निफ्टी में देखिए आज दूसरा दिन है। पूरे मार्केट में भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी तेजी का रुख। कल जितनी तगड़ी खरीदारी भले ना देखने को मिल रही हो, लेकिन ओवरऑल तेजी का रुख बना हुआ है। मार्केट ब्रेथ लगातार मजबूत होती हुई नजर आ रही है और निफ्टी दिन के ऊंचाई पर पहुंच चुका है। और आप देखिए कल हमने बजट भाषण के बीच जो लोज देखे थे, वहां से अब तक 200 पॉइंट की तेजी निफ्टी ने दिखा दी है। तो हम कह सकते हैं कि बजट की वजह से करीब 200 पॉइंट का उछाल निफ्टी में आ चुका है। मदद मिल रही है आईटी, टेलीकॉम, फार्मा और पीएसयू बैंक। हालांकि सारे सेक्टर तेजी में है। हार्डली आपको एक आध जैसे ऑटो है, मेटल है, ऐसे दो चार कुछ एक सेक्टर है जहां पे थोड़ी मंदी है, लेकिन ओवरऑल सारे सेक्टर तेजी में है। पर आईटी, टेलीकॉम, फार्मा और पीएसयू बैंक ये खास तौर पे लीड कर रहे हैं। ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं? ट्रेडर्स अमूमन जब बजट जैसा बड़ा इवेंट होता है तो क्या करते हैं, दूर के ऑप्शन खरीद लेते हैं। 300-400 पॉइंट ऊपर का कॉल, 400-500 पॉइंट नीचे के पुट, कि अगर बड़ा मूव आया तो फायदा होगा। अब आज वो उसको काट रहे हैं और कहां तक देखिए 8500 वाले और उसके नीचे के जो पुट हैं वो काटे जा रहे हैं। 9000 और इसके ऊपर के जो कॉल्स हैं वो काटे जा रहे हैं। तो अब बची हुई सीरीज में ये 500 पॉइंट की रेंज है जो ट्रेडर्स के दिमाग में है। और यहां भी आज का बायस तो क्लियरली पॉजिटिव है, क्योंकि 8700, 8600, 8500 हर लेवल पर पुट राइटिंग हो रही है। तो 8700 के नीचे बाजार जाने की उम्मीद कम है, ऐसा शायद आज ट्रेडर्स को लग रहा है। लेकिन कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा है 8500 पे। तो 8500 के नीचे अभी सीरीज में जाने की उम्मीद कम, वहां पर लगातार काफी बड़ी मात्रा में पुट राइटिंग चल रही है। लेकिन सेंसेक्स निफ्टी की अगर चाल देखेंगे, कॉस्ट हाइज पर ट्रेड देखने को मिल रहा है और काफी उत्साहजनक मूड बाजार में देखा जा रहा है। निफ्टी आपके सामने 8745 के लेवल्स पर 56 का हाई था, तो उसी के करीब जाने की कोशिश जरूर होती दिखाई देगी। सेंसेक्स की चाल भी अब 100 पॉइंट ऊपर है। लेकिन मिड कैप इंडेक्स देखिए, क्योंकि यहां पर हमने देखा है दिन की शुरुआत से ही खरीदारी होती दिखाई दे रही है और अब भी 100 पॉइंट का उछाल बनता हुआ दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी ने सबसे ज्यादा यहां पर मदद की है रिकवरी में, और ये इंडेक्स जो नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहा था 100 पॉइंट तक की तेजी दिखाने में कामयाब। इनफैक्ट 20,145 का हाई बनाया। फिलहाल 20,100 के आसपास इस समय ट्रेड्स देखने को मिल रहे हैं। तो इस वक्त आपको कहां नजर रखनी चाहिए बाजार में? आज हम आखिरी सौदा में आपको बताएंगे। ऑटो बिक्री ने रफ्तार पकड़ ली है, अब ऑटो शेयर में क्या करें इस पर खास तौर पे चर्चा होगी। कल एसीसी के नतीजे आएंगे, इनसे क्या है उम्मीद आपको बताएंगे। हमारा पोल, बजट के बाद कौन से सेक्टर्स खास मजबूत हैं, सुंदरम म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम से जानेंगे। इसके अलावा रोज की तरह कहां लॉन्ग करें और कहां शॉर्ट आपको बताएंगे। 2:35 पर 3 बजे लेकर आएंगे निफ्टी कॉल और 3:15 पे बीटीएसटी या एसटीबीटी। और स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जहां पर आज एक्शन देखने को मिल रहा है। शुरुआत करते हैं बैंकिंग काउंटर से ही, और खासकर पीएसयू बैंक और छोटे बैंकों में हम देख रहे हैं पूरा तेजी का जोश बनता हुआ दिखाई दिया है। ये बैंकिंग काउंटर्स में विकास ग्लोबल को मत देखिए, वो विजया बैंक है जिसमें 19% तक की तेजी देखने को मिल रही है। लेकिन कॉर्पोरेशन बैंक, देना बैंक, आंध्रा बैंक, ये तमाम स्टॉक्स है जिसमें अच्छी खासी तेजी की लहर बनती दिखाई दी है। टेलीकॉम शेयरों में भी एक तगड़ा उछाल, टाटा कम्युनिकेशन सबसे ज्यादा भागा है आज, और आइडिया, भारती एयरटेल में भी हम देख रहे हैं वो खरीदारी का मूव बनता हुआ दिखाई दे रहा है और बरकरार है वो तेजी। खास बात यह है, अगर आप देखें एफएमसीजी कंपनियों की चाल, कल ये इंडेक्स शांत था, सिर्फ आईटी से आउट परफॉर्म कर रहा था। लेकिन आज टाटा ग्लोबल, जुबिलेंट फूड, इमामी, पराग मिल्क जैसे काउंटर्स में हमने देखा है इंटरेस्ट दिखाई दिया है, खरीदारी हो रही है। अगर मिड कैप इंडेक्स पर ध्यान दें तो गोदरेज के लिए बहुत स्मार्ट सेशन आज 45 रुपए की बढ़त, लगभग 12-10% तक की तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुल्स, रियल, एनएचपीसी बायबैक की खबर पर काफी तेजी में आया है। अदानी एंटरप्राइजेज और उज्जीवन जैसे काउंटर्स हैं जहां पर खरीदारी का मूड बना है। सीमेंट एक स्पेस है जहां पर कल से ही तेजी का सिलसिला जारी है। और अगर आप मिड कैप सीमेंट कंपनियों की बात करें तो आंध्रा, हाइडेलबर्ग, रैमको ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं ट्रेड को। लेकिन बाजार की चाल इस वक्त आपको टेक्निकली कैसी नजर आती है? तेजी है, बिल्कुल है, और हमें भी लगता है कि हम एक तेजी के मूड में हैं इस वक्त। लेकिन आपके सामने ये जो हमारे चार्ट्स हैं, आर्ली चार्ट है पिछले 3 हफ्तों के, और यहां पर आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ जाता हुआ एक चैनल, अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में मार्केट जा रहा है। तेजी में है बिल्कुल, नो डाउट। लेकिन जब चैनल में मार्केट चल रहा हो और वो इस चैनल के ऊपरी सिरे पर पहुंचे तो वहां पर आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए,
इसलिए हम आपसे ये कहेंगे कि तेजी के मार्केट में इस वक्त आप जिस लेवल पर हैं 8745 के आसपास, इसके ऊपर आज फिलहाल 8780 के करीब हमें बड़ा हर्डल दिख रहा है। तो यहां पर आकर के मार्केट एक बार अटक सकता है 8780 फिलहाल के लिए। लेकिन चूंकि ऊपर का चैनल है तो कल शायद ये लेवल कुछ 20-30 पॉइंट ऊपर होगा, तो इस जगह पे अटकने की आशंका हमें फिलहाल दिखाई देती है। लेकिन सिर्फ इस चैनल को देखकर हमें आशंका दिख रही हो ऐसा नहीं है, एक और कारण है, और वो ये आप नीचे देखिए, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है ऑसिलेटर RSI, और ये आपको बता रहा है कि हमने जो पिछला हाई बनाया और आज हमने फिर से नया हाई बनाया, इसके बीच में आप ये देखिए ये RSI तो नीचे आ गया। ये जो पहला हाई हमने बनाया था ये था 8672 के आसपास, जो हमने बनाया था 27 तारीख को बजट के पहले। तो अब जब बाजार ऊपर गया और लेकिन RSI ने नया हाई नहीं बनाया, तो यहां पर एक डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है, जो थोड़ी सी बुरी खबर है। बाजार में कहीं ना कहीं थकान लग रही हो ऐसा हमें लगता है। तो इस तेजी के मार्केट में एक करेक्शन के लिए तैयार रहिए। सारी खबरें बाजार में आ चुकी हैं, ऐसे में ऊपर के लेवल पर ये कभी भी अटक सकता है। लेकिन अटका तो क्या होगा, कहां तक आ सकता है? देखिए, एक तो ये चैनल है, तो इस चैनल के निचले लेवल पर एक सपोर्ट है। दूसरे अगर आप देखें तो उसके पहले भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, क्योंकि हम हायर टॉप हायर बॉटम के फॉर्मेशन में हैं, तो उस हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन का सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पे दिखाई दे रहा है। तो महत्वपूर्ण सपोर्ट है। अगर हम ये कह रहे हैं कि ये बाजार फिलहाल ऊपर के लेवल पर 8800 के आसपास कहीं अटक सकता है, तो कहां तक गिरावट की संभावना है? 8620 पहला और 8550 दूसरा लेवल होगा। इन दोनों जो सपोर्ट लेवल आप यहां पर आते हुए देख रहे हैं। तो एक शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए ये बाजार तैयार है, ऐसा सोचते हुए आप कोई भी पोजीशन बनाए यहां पर, और ऊपर 8800 के आसपास फिलहाल अटकने की आशंका है। हमारा फियर एंड ग्रीड मीटर अगर आप देखिए कल के मुकाबले में कम पॉजिटिव है, लेकिन है पॉजिटिव। सुबह जब निफ्टी और सेंसेक्स नेगेटिव हो गए थे, बैंक निफ्टी में गिरावट देखी गई थी, उस वक्त भी हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर पॉजिटिव था और ये बता रहा था, करीब 55-56 की रीडिंग थी उस वक्त, कि बाजार में पैसे आ रहे हैं, निकल नहीं रहे। और देखिए फाइनली सेंसेक्स और निफ्टी भी ऊपर आए हैं। तो ब्रॉड मार्केट में ओवरऑल पॉजिटिव ट्रेंड बरकरार है और 63 के आसपास की एक मजबूत रीडिंग आपको नजर आ रही है। हर्षिता, हाँ, मूड जो है वो काफी तेजी से खरीदारी की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, और कल की तेजी के बाद यहां पर हमने आज सुबह में जो पॉज देखा, उसके बाद फिर से मोमेंटम की वापसी होती दिखाई दे रही है। हमारे साथ राकेश बंसल बने हुए हैं। राकेश, 8752 पर निफ्टी, लेकिन बैंक निफ्टी पर मैं आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए वहीं पर सबसे ज्यादा एक्शन है और इसी इंडेक्स ने फिर से बाजार में वो जोश भरा है। आज क्या सलाह होगी? हर्षिता, बैंक निफ्टी का भी एक मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी ने 19,800 के स्तरों को डिसाइसिवली तोड़ा है, और एज ऑफ नाउ अगर आप टेक्निकली देखें तो बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो एज कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा है। मेरा ऐसा मानना है कि बैंक निफ्टी एज ऑफ नाउ ऐसा लगता है कि एक नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी से पहले लगाने का पोटेंशियल रखता है। दोनों का टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है। बैंक निफ्टी के जो ऑल टाइम हाई है लगभग 20,550 के अराउंड के, उनको टेस्ट करने का, उनको तोड़ने का दमखम रखता है। इन स्तरों पर गिरावट पर बैंक निफ्टी में बाइंग करके चलना चाहिए। खरीदारी की पोजीशन होनी चाहिए बैंक निफ्टी में। दो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जिनके नंबर्स आ रहे हैं। मैरिको 192 करोड़ का मुनाफा देखने को मिला। हम 194 करोड़ के मुनाफे का इंतजार कर रहे थे, तो ये रफली इन लाइन है। आय का फिगर भी यहाँ पर जो आया है कंसोलिडेटेड बेसिस पर, ये करीब 1417 करोड़ का आंकड़ा है। हमारा अनुमान था ये 1472 करोड़ पर रहेगा, तो आय हमारी उम्मीद से थोड़ी सी कम जरूर है। प्रॉफिट इन लाइन है। स्टॉक आपके सामने करीब करीब फ्लैट ट्रेड कर रहा है, ज्यादा कुछ एक्शन नहीं। इसमें सुबह से करीब 1% की गिरावट देखने को मिल जरूर रही थी। वायदे बाजार में ये पिट रहा है। HCC के नंबर्स आ रहे हैं। 23 करोड़ के मुनाफे के सामने कंपनी घाटे में आ गई है, 5 करोड़ का घाटा, तो वो स्टॉक भी अब दबाव में आएगा। लेकिन मैरिको क्योंकि वायदे बाजार में वैसे भी ट्रेडेड काउंटर है, क्या पोजीशंस आपने देखी और क्या सलाह होगी राकेश? हर्षिता, अगर मैरिको की बात करें तो स्टॉक काफी दिनों से साइडवेज जोन में ट्रेड कर रहा है, और अगर नतीजों के बाद स्टॉक में नीचे में 252 के लेवल्स टूटते हैं तब ये स्टॉक एक सेल मोड के अंदर जाएगा। ऊपर में 260 के ऊपर निकलता है तो स्टॉक में एक पॉजिटिव ब्रेकआउट होगा। नतीजों से पहले स्टॉक काफी दिनों से हर्षिता एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 252 और 260 के स्तरों पर नजर रखें। जिस भी डायरेक्शन में एक डिसाइसिव ब्रेकआउट देखने को मिले उस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहिए। ओके,
तो ये कॉल आपके लिए। इसके अलावा अगर आज आप देखें जिन स्टॉक्स में काफी पोजीशन बनती हुई दिखाई दी है, बैंकिंग में कल से जो तेजी थी आज भी चल रही है, और फेडरल बैंक है वो स्टॉक जहां पर आप 13% का जबरदस्त बिल्डअप देख रहे हैं। क्या लॉन्ग करके जाएंगे राकेश? प्रदीप जी, काफी स्ट्रांग टेक्निकल स्ट्रक्चर है फेडरल बैंक का। इनफैक्ट कल के सत्र में ही स्टॉक में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑन मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला था, और जिस तरीके का इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है, एक नई टेरिटरी में ये स्टॉक एंटर कर रहा है। जिन स्तरों पर प्रदीप जी ये ट्रेड कर रहा है 84 के अराउंड, अगर इन स्तरों पे क्लोजिंग लेने में सक्षम हो जाता है तो काफी स्ट्रांग बाइंग कैंडिडेट है। बीटीएचसी के नजरिए से, शॉर्ट टर्म के नजरिए से, डिलीवरी के नजरिए से अगर 84 के ऊपर क्लोजिंग लेता है तो जरूर बाय करके जाना चाहिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए राय फेडरल बैंक पर, लेकिन गोदरेज पर आपकी सलाह क्या होगी, क्योंकि ये काफी एक्टिवली ट्रेडेड काउंटर है आज, और देखिए 10% की छलांग दिखा चुका है, तेजी दिखा चुका है। अब यहां से आगे और तेजी का मूव बरकरार रहेगा। हर्षिता, टेक्निकल रुझान पॉजिटिव है, लेकिन कोई नियर बाय स्टॉप लॉस नहीं है। नई ट्रेडिंग के नजरिए से खरीदारी की सलाह नहीं दूंगा इन स्तरों पर, बट किसी ने अगर ले रखा है तो 495, 500 के लक्ष्य के लिए इस स्टॉक में बने रहना चाहिए। शुक्रिया राकेश, हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। तो नई खरीदारी ना करें गोदरेज में, लेकिन अगर आपके पास है तो 495, 500 के टारगेट का इंतजार जरूर किया जा सकता है। हमारे साथ अब हमारे दो और जानकार जुड़ेंगे जरूर, अविनाश कुरक्षकर और जय ठक्कर से हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हमें लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए सीधी सी आवाज के साथ। बाजार की चाल में है अच्छी खासी तेजी, और बैंक ही आउट परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया। 100 पॉइंट की बढ़त पर बैंक निफ्टी इस समय ट्रेड करता हुआ। कुछ काउंटर्स देखिए, विजया बैंक खासकर 20% तक का अपर सर्किट है, और यहाँ पर नंबर्स का पूरा असर देखा जा रहा है, क्योंकि ये तिमाही विजया बैंक के लिए बहुत अच्छी थी। ग्रॉस एनपीए घटा है, ये करीब 6.98% पर आया, लेकिन खास बात यह है कि ये बैंक लॉस से प्रॉफिट में आता हुआ दिखाई दिया है, और ये प्रॉफिट करीब 230 करोड़ का रहा है इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और इसी को देखकर बाजार ने एक थम्स अप दिया। इसके अलावा हमने देखा है बाकी पीएसयू बैंकों में भी, जो छोटे बैंक हैं, चाहे वो देना बैंक हो, कॉर्पोरेशन बैंक हो, इन सब में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई जरूर दे रही है। इस बीच कुछ और स्टॉक्स पर एक बार नजर डाल लेते हैं जहां पर हम देख रहे हैं तेजी का एक्शन है, स्पेशली जो हैवीवेट काउंटर्स हैं उनमें। तो ट्रेड को संभालने का काम, या फिर सबसे ज्यादा जो तेजी आई है वो इनफैक्ट होती हुई दिखाई दी है यहाँ पर दिग्गजों में, जिसमें आप गौर कर सकते हैं कि कुछ टेलीकॉम काउंटर्स शामिल है, आइडिया, भारती जैसे काउंटर्स में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी है, और एक बहुत स्मार्ट रिकवरी देखने को मिली है आज टेक्नोलॉजी काउंटर्स में भी। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये तमाम काउंटर्स लगातार पिटे हैं पिछले कई दिनों में, और यहां पर हमने देखा है तेजी का मूव आता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों ही स्टॉक्स करीब 3% इन्फोसिस और टेक महिंद्रा इस समय आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे वो, और इंडेक्स करीब 2% की उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फोकस अब नतीजों पर, और पिडिलाइट के नतीजे आ चुके हैं। दिसंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 1.5% बढ़ा है। आय मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। हमारे साथ कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपूर्व पारेख हैं। पारेख साहब, वॉल्यूम में गिरावट देखने को मिली है इस क्वार्टर में, क्या वजह रही है? क्या डिमांड खस्ता हाल है? देखिए, हमने दोनों हमारे कंज्यूमर और बाजार और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में दोनों में इम्पैक्ट रही है हमारी वॉल्यूम ग्रोथ पे। सो दोनों का वॉल्यूम ग्रोथ फ्लैट जैसा ही रहा है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों फ्लैट रहे हैं। और ये क्वार्टर में जैसे आपने देखा होगा, बहुत सी लीडिंग कंपनी पे ग्रोथ पे इम्पैक्ट आई है, जो एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, वो इम्पैक्ट हम पे भी आई है। और आगे जाके डिमांड का अभी से फोरकास्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि कैसे आगे जाके डिमांड रहेगी और कैसे इंप्रूवमेंट होगा। अभी नए क्वार्टर का एक ही महीना हुआ है, सो ये बहुत जल्दी है और कहने से कि कितनी इंप्रूवमेंट कमिंग क्वार्टर में आएगी। बिल्कुल, लेकिन मार्जिन में गिरावट की वजह क्या है? क्रूड में तेजी है या आपके कीमतों में आपने कुछ कटौती की है, डिस्काउंट दिए? नहीं, थोड़ा रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट है, थोड़ा रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़े उसकी वजह से इम्पैक्ट है, और थोड़ा जैसे ओवरऑल सेल्स भी थोड़ा कम रहा है, उससे भी थोड़ी इम्पैक्ट हमारे ऑपरेटिंग मार्जिन पे आई है। बट ओवरऑल थोड़ा कच्चे तेल के भाव बढ़ने से, थोड़े सम रॉ मटेरियल के भाव बढ़ने से थोड़ी इम्पैक्ट ग्रॉस मार्जिन पे आई है।
लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ, स्पेशली इस कल का बजट देखकर क्या की उम्मीद बढ़ गई है कि आगे जाकर शायद स्पेंडिंग बढ़ेगी, कंजम्पशन डिमांड लौटती हुई दिखाई देगी? देखिए, इनफ या नहीं वो मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन बजट में बहुत से अच्छे इनिशिएटिव जो कल डिक्लेयर हुआ है उससे हमें लग रहा है कि डिमांड और कंजम्पशन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इंप्रूव होगा। जो टैक्स में रिडक्शन हुआ है और अफोर्डेबल हाउसिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर तरफ जो गवर्नमेंट का फोकस है उससे हमें लग रहा है कि डिमांड में इंप्रूवमेंट आएगी। शुक्रिया मिस्टर पारेख आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। और अब आखिरी सौदा में हमारे साथ जॉइंडर कैपिटल के रिसर्च हेड अविनाश गोरक्षकर जुड़ रहे हैं। अविनाश, स्वागत है आपका। अच्छी खासी तेजी का मूड मार्केट में लगातार बना हुआ है बजट के बाद भी। ये बताइए, आपने अपने क्लाइंट्स को क्या दिलाया? आई थिंक हमको लग रहा है कि प्रदीप, मार्केट्स में डेफिनेटली कल के बजट के बाद एक सेंटिमेंटल बूस्टर इफेक्ट आया है। आई थिंक क्लियरली कल का जो बाउंस आ गया था वो ज्यादातर इसलिए था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही थी शायद इसमें कुछ टिंकरिंग आए, उसमें कुछ बदलाव आया नहीं है। मोर इम्पोर्टेंटली मार्केट्स इस बात पे खुश हुई है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट ने करीबन 25% का इंक्रीमेंटल का बजट इंक्रीज किया है। मोर इम्पोर्टेंटली जिस प्रकार का रूरल फोकस है और जिस प्रकार का पर्सनल टैक्सेशन पे जो बेनिफिट्स आए उसके पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि कस्टमर्स के हाथ में पैसा काफी ज्यादा आएगा, तो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी सेक्टर्स में डेफिनेटली बाइंग आएगी। तो हमको लग रहा है कि हाउसिंग फाइनेंस और क्लियरली जो एफएमसीजी सेक्टर्स है, जो गिने चुने सेक्टर्स है जैसे कि गोदरेज कंज्यूमर है, टिपिकली अगर हम बजाज कॉर्प देखें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इन दोनों सेक्टर से थोड़ी बहुत निचले लेवल से बाइंग आएगी। हाउसिंग फाइनेंस से फ्रंटलाइन में एचडीएफसी, छोटे कंपनीज में दीवान हाउसिंग, हमको लग रहा है कि अभी भी मौके हैं इन दोनों सेक्टर्स में थोड़ी सी निवेश के लिए और आने वाले 6 से 12 महीने में ये दोनों सेक्टर्स में अच्छी आउट परफॉर्मेंस आएगी। आप कह रहे हैं हाउसिंग फाइनेंस में अपॉर्चुनिटी जरूर है, हाउसिंग सेक्टर को जो थ्रस्ट दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरी एंसिलरी प्लेस होते हैं हाउसिंग के उसमें तो आज भरपूर तेजी है, खासकर सीमेंट कंपनियां। अविनाश, इस पर आप पहले भी बुलिश रहे हैं, लेकिन ये क्या ओवरबॉट सिचुएशन हो गई है कल? क्योंकि सबसे ज्यादा एक्शन इस पैक में देखने को मिला, आज भी काफी तेजी है। ये आपके रेडार पर है या नहीं? कौन से स्टॉक्स लेंगे? मुझे लग रहा है कि अगर हम सीमेंट की बात करें तो हर्षदा, मुझे लग रहा है कि जो छोटी सीमेंट कंपनीज है, टिपिकली अगर हम जेके लक्ष्मी सीमेंट, मंगलम सीमेंट, हेडलबर्ग सीमेंट की बात करें तो हमको लग रहा है कि इन सीमेंट कंपनीज को जरूर फायदा होना चाहिए, बोथ फ्रॉम प्राइसिंग पावर एज वेल एज वॉल्यूम ग्रोथ एक्सपेंशन। और रही बात ओवरऑल जो सीमेंट एंसिलरी प्लेस है, तो हमको लग रहा है कि छोटी कंपनी जो सेरामिक टाइल्स में है, टिपिकली जो पेंट कंपनीज है, इनको भी डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा। ऑब्वियसली मार्केट्स इस बात पे भी देख रही है कि जीएसटी का भी इम्पैक्ट इन कंपनीज पे क्या आएगा, बट ओवरऑल जो बाइंग का जो सेंटीमेंट है वो हमको लग रहा है कि क्लियरली पहले हाउसिंग फाइनेंस और टिपिकली जो सीमेंट कंपनीज है वहां पे पहले आएगा, उसके बाद एंसिलरी प्लेयर्स पे आना चाहिए। ओके, टाटा ग्लोबल बेवरेजेस इस बीच एक स्टॉक अगर आप देखें आज सुबह से ही मजबूत बना हुआ है क्योंकि नतीजे काफी अच्छे आए और उसके बाद अच्छी फॉलो अप बाइंग हो रही है। हमारे साथ अब जय ठक्कर, शेर खान के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ चुके हैं। जय, अगर टाटा ग्लोबल के चार्ट पे नजर डालें, क्या लेना चाहिए? वेल प्रदीप, ओवरऑल टाटा ग्लोबल अच्छा स्टॉक है और मुझे ये सेक्टर भी काफी पसंद है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि एनीथिंग रिलेटेड टू दी एग्री, प्रदीप, मैं काफी बुलिश हूँ उस पर, चाहे वो फर्टिलाइजर स्पेस हो, राइस स्पेस हो, शुगर हो, टी हो, कॉफी। आई थिंक एंड दिस एंटायर द रूरल इकोनॉमिक थीम इज प्लेइंग आउट और उसमें टाटा ग्लोबल बेवरेजेस मुझे अच्छा लग रहा है। चार्ट्स पर अगर मैं देखूं प्रदीप तो एक अच्छी डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट आया था एंड स्लोली स्टेडीली ये स्टॉक अच्छी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। ऑन द लोअर साइड 129 एक इमीडिएट बेसिस पर सपोर्ट है, विद दैट एज अ स्टॉप लॉस आई थिंक ये बाय कर सकते हैं ट्रेडर्स। यहाँ पे ऑन दी अपसाइड मिनिमम 150-152 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। अपार्ट फ्रॉम दिस प्रदीप, मैक्लॉयड रसल आई थिंक काफी अच्छा रिवर्सल आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला है, तो आई थिंक मैक्लॉयड रसल में भी यहाँ से बाय पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। ऑन दी अपसाइड जो मैं लेवल्स देख रहा हूँ दैट कम्स टू 190 एंड देयर आफ्टर 200-210, तो आई थिंक यहाँ पे भी रिस्क रिवॉर्ड काफी बेहतर है कंपेयर टू टाटा ग्लोबल। तो दोनों ही स्टॉक अच्छे, बट आई वुड प्रीफर इनफैक्ट बाइंग मैक्लॉयड रसल। एक शेयर जो आज दोपहर से ही काफी एक्टिव है वो है एनएचपीसी। ये 31 के आसपास ट्रेड कर रहा है, अब भी 5% से ज्यादा का उछाल। अविनाश, 7 तारीख को बोर्ड बैठक है और बायबैक पर विचार होगा।
उस खबर पर स्टॉक में लोगों ने तेजी की है, लेकिन क्या ये आपको लग रहा है अब एक मोमेंटम गेनर रह सकता है आगे, या फिर सिर्फ खबर के बाद फिर से फिसड्डी हो जाएगा, ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिलेगा इसमें? आई थिंक मुझे लग रहा है हर्षदा ये एक डेफिनेटली न्यूज फ्लो बेस्ड डेवलपमेंट है, और हमको लग रहा है कि यहाँ पे बायबैक की प्राइस अगर अच्छी बायबैक प्राइस अनाउंस होती है तो ही इसमें मोमेंटम कंटिन्यू होगा। मेरे ख्याल से आई थिंक पावर सेक्टर में हमने देखा है कि बजट के पहले भी काफी अच्छी तेजी पावर स्टॉक्स में देखने को मिली थी। टिपिकली अगर हम टाटा पावर की बात करें या ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन पावर कंपनीज की बात करें जैसे REC, PFC, तो हमको लग रहा है कि NHPC में मेरे ख्याल से क्लियरली एक मोमेंटम काइंड ऑफ स्टोरी है। अगर यहाँ पे बायबैक का प्राइस एग्रेसिव नहीं आता है तो आपको शायद थोड़ी बहुत बिकवाली डेफिनेटली देखने को मिलेगी। मेरे ख्याल से ये प्रीएम्प्टिंग बाइंग है, होपफुली कि यहाँ पे अच्छी बायबैक प्राइस आएगी क्योंकि कंपनी के पास रीजनेबल कैश है और वो शायद इस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर होल्डर्स को थोड़ा सा बेनिफिट करना चाहते हैं। बट क्लियरली जो सस्टेनेबल काउंटर्स रहेंगे वो मेरे ख्याल से REC और टिपिकली स्टॉक्स लाइक टाटा पावर रहेंगे। तो NHPC में शॉर्ट टर्म के लिए शायद ट्रेड हो सकता है, बट लॉन्गर टर्म के लिए REC विल बी अ बेटर ऑप्शन। ओके, आज NBFCs में आप देखिए उज्जीवन, भारत फाइनेंशियल्स और इसके अलावा मनप्पुरम, सभी में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ तेजी देखी जा रही है। उज्जीवन में करीब 3-3.5 गुना, भारत फाइनेंशियल्स में भी करीब 3 गुना वॉल्यूम हो चुके हैं। भारत फाइनेंशियल को लेकर अविनाश इस तरह की अटकलें भी सुनने को मिली कि शायद कोई हिस्सेदारी बेचने की तैयारी हो सकती है। क्या कॉल है आपकी और क्या पसंद है आपको इस सेगमेंट? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रदीप ये कहना मुश्किल है कि ये न्यूज सही में एक्चुअली सही है या गलत है, बट आई थिंक क्लियरली भारत फाइनेंशियल्स के अगर हम स्टैंड अलोन नंबर्स देखें Q3 के, तो डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट मार्केट्स ने एज्यूम किया था वो बिल्कुल आया नहीं है। हालांकि लोन बुक ग्रोथ में थोड़ा सा दबाव जरूर देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी तरह से बढ़ी है। हमको लग रहा है कि माइक्रो फाइनेंस स्पेस में ये शायद सबसे बेहतरीन स्टॉक है क्योंकि इसकी ज्योग्राफिकल रीच, एसेट क्वालिटी अभी अच्छी लेवल पे है। यहाँ पे ऑलरेडी FIs और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट है वो काफी हाई है। हमको लग रहा है कि अगर लंबा निवेश के लिए कोई मौका मिलता है तो इसको निचले लेवल पे जरूर खरीदना चाहिए। और मेरे ख्याल से कोई भी मर्जर आता है तो मेरे ख्याल से मार्केट्स डेफिनेटली इसको थोड़ा सा कॉशियसली वॉच करेगी, क्योंकि स्टैंड अलोन बिजनेस ही अच्छा कर रहा है तो इनको मर्ज होने की कोई गुंजाइश लग तो नहीं रही। बट अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत तो डेफिनेटली कॉशन और सस्पिशन इन्वेस्टर्स के माइंड में आएगा। तो आई वुड प्रीफर टू वेट एंड वॉच, बट जिनके पास है वो जरूर होल्ड करें। जय, ये टेक्नोलॉजी काउंटर्स में जो पुलबैक आया है, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS, HCL टेक, टिकाऊ है क्या ये मूव? बिल्कुल, सी हर्षदा, IT पर मैं पहले तो मैं अपना व्यू देना चाहूंगा दैट आई थिंक दैट देयर इज क्वाइट अ हाई प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी आई वुड से हर्षदा के IT स्टॉक्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पे बॉटम आउट हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब तक 9300 के लेवल्स ब्रेक नहीं होते निफ्टी IT पर, तब तक काफी ऐसे चांसेस है कि यहाँ से एक हायर टॉप से हायर बॉटम हमें वीकली और मंथली चार्ट्स में आते हुए नजर आएंगे। बिकॉज मैं कहूंगा ब्रॉडली अगर आप देखो इसका चार्ट मंथली चार्ट्स में भी हर्षदा, लोअर एंड ऑफ द चैनल पे सपोर्ट लिया है एग्जैक्टली, एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई है मंथली चार्ट्स पर, एंड वेव 4 ट्रेडिटरी में ट्रेड कर रहा था ये स्टॉक, जिसमें काफी उसका प्रीवियस राइज को रिट्रेस किया। और ये इन्फोसिस को छोड़कर हर्षदा मोस्ट ऑफ द मेजर IT स्टॉक्स में, चाहे वो मिड कैप, स्मॉल कैप या लार्ज कैप हो, आई थिंक उसमें क्लैरिटी है कि सारी स्टॉक्स में वेव 4 देखने मिली थी और एक पेंडिंग वेव 5 बाकी है जो उसके ऑल टाइम 2014 तक के हाइज निकाल देगी। चाहे वो ले लो आप 900 रुपये ऑन मे बी टेक महिंद्रा और मे बी ऑन माइंडट्री। सो वो काइंड ऑफ मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गोइंग फॉरवर्ड। दिस विल बी वन ऑफ माई प्रीफर्ड सेक्टर हर्षदा गोइंग फॉरवर्ड। सो मेरा तो ये मानना है ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज ऑफ नाउ कोई ट्रिगर इतना खास नहीं, मोमेंटम नहीं है, बट आई वुड से रादर फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू मीडियम टू लॉन्ग टर्म बेसिस पर आई थिंक ये सेक्टर नियर टू बॉटम है या तो बॉटम हो चुका है। तो आई थिंक दिस इज द राइट टाइम कि इसे पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए। और मेरे प्रीफर्ड स्टॉक्स इसमें कौन से होंगे तो वो है टेक महिंद्रा, माइंडट्री, HCL, इन्फोसिस, रामको सिस्टम्स और TCS। अगर टेक्निकली ये कॉल आ रही है अविनाश, तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी इन्वेस्टर को या इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है जो कि इसको सपोर्ट दे रहे हैं नीचे की तरफ इस सेक्टर को। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बड़ा झटका नहीं लगेगा? जिस तरह से हम खबरें सुन रहे हैं अमेरिका से, उससे तो बहुत डर लगता है।
नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रदीप, आई थिंक आईटी सेक्टर के लिए आने वाले 2 क्वार्टर्स काफी चैलेंजिंग रहेंगे। हालांकि अभी जिस प्रकार से जय ने कहा कि स्टॉक्स बॉटम आउट हो गए हैं, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डेफिनेटली बॉटम आउट तो जरूर हो गए, लेकिन अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज यूएस पॉलिसी फ्रंट से आता है और क्लियरली जिस प्रकार से अभी यूएस H1B वीजा के जो खर्चा, जो कॉस्ट का बजट इन्होंने इंक्रीज किया है, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं हमको आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में जरूर देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अर्निंग्स में डेफिनेटली प्रेशर तो रहेगा। आई मीन इंक्रीमेंटली कितना ऑर्डर बुक यूएस से बढ़ता है, कितना बिजनेस बढ़ता है, ये देखना मेरे ख्याल से आने वाले 2 क्वार्टर्स में इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई वुड प्रीफर टू वेट एंड वॉच। ऐसी कोई जल्दबाजी मुझे नहीं लगती कि इमीडिएटली इसमें इन्वेस्ट करने की गुंजाइश रहेगी। हालांकि ये बात सही है कि डाउन साइड भी मोरलेस कैप्ड है। ओके, तो जल्दबाजी ना करें, क्योंकि वेट एंड वॉच करें, देखिए और क्या मूव्स आते हैं, क्या बयानबाजी होती है अमेरिका में, और उसके बाद ही शायद लेना बेहतर होगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए इन स्टॉक्स में पैसे लगाने की। लेकिन स्टॉक्स जहां पर हम देख रहे हैं अच्छी खासी तेजी बनी है, टाइटन पर मेरी नजर गई है। देखिए स्टॉक में 6% का उछाल, 5.5-6% का इजाफा ओपन इंटरेस्ट में भी देखने को मिल रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पर जय? आई एम सॉरी हर्षिता, कौन सा स्टॉक बताया? टाइटन की मैं बात कर रही हूँ। टाइटन, वेल सी हर्षिता, ओवरऑल ये स्टॉक में मैं ये कहूंगा कि शॉर्ट टर्म डेफिनेटली बाउंस आया। लॉन्गर टर्म चार्ट्स पर इतनी क्लैरिटी नहीं है कि मैं कहूंगा कि ये स्टॉक इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट बेट, बट डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये स्टॉक में एक ट्रेडिंग बेट जरूर बनती है, बिकॉज कहीं ना कहीं हमें ये देखने मिला है कि ब्रॉडली ऑन द वीकली चार्ट्स के ये स्टॉक एक बड़े रेंज में ट्रेड कर रहा है और मोस्ट ऑफ द टाइम 300 के लेवल से नीचे से घुमा है। और ऊपर की तरफ अगर मैं देखूं हर्षदा, तो दिस स्टॉक हैज बीन ट्रेडिंग एंड टेकिंग रेजिस्टेंस अराउंड 450 लेवल्स। तो एक बात तो तय हो गई कि 450 से लेकर 300 तक की रेंज है ब्रॉडली ये स्टॉक की, और लोअर एंड ऑफ द रेंज से रिवर्स हुआ है। तो डेफिनेटली आई डोंट थिंक यू शुड गो एंड फॉल बैक बिलो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, जो उसकी आ रही है लगभग 350 to 53 के आसपास इन पोजिशनल बेट के हिसाब से। आई थिंक विद दैट एज अ स्टॉप लॉस 450 को टारगेट करना चाहिए। दैट इज द अपर एंड ऑफ द रेंज। ये 300 से 450 की रेंज है, लोअर एंड ऑफ द रेंज से रिवर्स हुआ है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल अगेन टेस्ट इज अपर एंड ऑफ द रेंज। ओके, तो कोशिश करेंगे यहाँ पे 450 तक जाने की। ऐसा लगता है स्टॉक में फिलहाल तेजी का रुख बरकरार दिखाई देता है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद नजर होगी कुछ और शेयरों पर। स्वागत है आपका एक बार फिर, और इस वक्त 3 बज रहा है तो निफ्टी पर कॉल देने का वक्त है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त दुनिया के बाजारों की तस्वीर कैसी नजर आ रही है। यूरोप, अमेरिका और डॉलर इंडेक्स जो हम हर रोज देखते हैं, जिससे अंदाजा लगता है कि आगे हमारे बाजार की चाल क्या होगी और आज आखिरी आधे घंटे में अगर निफ्टी पर पोजीशन बनानी है तो क्या पोजीशन बनाई जाए, कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। फिलहाल ये देखिए आपके सामने यूरोप, और कोई साफ रुझान नहीं है यहाँ पे। जर्मनी के अलावा जहां थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। आज अमेरिका कैसा खुलेगा, दबाव दिख रहा है, और अमेरिका पे इनफैक्ट धीरे धीरे हम देख रहे हैं 20,000 का लेवल छूकर नीचे आया है, धीरे धीरे नीचे जा रहा है। और अब ये डॉलर इंडेक्स आपके सामने जहां 99.3, वेरी गुड, ये तो बहुत ही अच्छा आंकड़ा हमें दिखाई दे रहा है। देखिए 100 के ऊपर था और धीरे धीरे नीचे जा रहा है। अब इसका मतलब आप ये समझिए कि 97 पे था जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए, वहां से गया 104, 7 पॉइंट की तेजी, और अब आ गया है ये 99.3 पे। 70% या 75% का करेक्शन हो चुका है। तो डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का जो फायदा डॉलर को मिला था, उसका 3/4 डॉलर ने गंवा दिया है। हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी खबर है। और ऐसे में निफ्टी पर तेजी की कॉल आ रही है। किरण जाधव कह रहे हैं कि बाय कीजिए, 8850 है ये टारगेट, और 8700 पर स्टॉप लॉस लगाएं। 2 दिनों के लिए है किरण की कॉल। वहीं कुणाल सरावगी की राय भी आपकी स्क्रीन पर आती हुई 8850 का टारगेट इन्होंने दिया है अगले 2 दिनों के ट्रेड के लिए। 8710 का रखें स्टॉप लॉस। जय ठक्कर हमारे साथ बने हुए हैं। जय बताइए क्या सलाह? मेरा टारगेट रहेगा 8900, जो एक डाउन ट्रेंड लाइन अगर मैं ज्वाइन करता हूं 9100 और 8950-60 की प्रीवियस जो हाई था, व्हेन आई ज्वाइन टू दोस 2 पॉइंट्स, 8900 तक के टारगेट्स बन गए ऑन दी अपसाइड। स्टॉप लॉस रहेगा 8610। सो आई थिंक रिस्क काफी फेवरेबल है अगर यहां से भी लॉन्ग जाना है तो। ओके, तो यह आपके लिए निफ्टी के तमाम आइडियाज जिन पर आप अमल कर सकते हैं। इसके अलावा स्पीच अगर हम देखें, काफी इंटरेस्टिंग मूवमेंट कल हमने देखा था। जो सबसे लीडरशिप पोजीशन थी वो रियल एस्टेट की थी। आज भी आप देखिए
इंडिया बुल्स रियल एस्टेट करीब 5.25% ऊपर 81-82 के करीब ट्रेड करता हुआ। ये सेक्टर आज भी काफी ज्यादा मजबूत बना हुआ है रियल एस्टेट का। अविनाश, ये बताइए कि ये जो सारी घोषणाएं हुई हैं बजट में, वो हुई हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। अब इन लिस्टेड कंपनीज में से ऐसी कौन सी कंपनी है जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग वाकई में काफी अच्छा हो इसके पोर्टफोलियो में, जिसके चलते फायदा मिल सके? नहीं, मुझे लग रहा है कि प्रदीप, अफोर्डेबल हाउसिंग में हमको लग रहा है कि गिने चुने जो प्लेयर्स है, जैसे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज है, आशियाना हाउसिंग है, महिंद्रा लाइफ स्पेस है, हमको लग रहा है कि ये जो प्लेयर्स है ये डेफिनेटली ऑलरेडी प्रेजेंट थे और आगे काफी और प्लेयर्स भी इस सेगमेंट में जरूर एंट्री करेंगे, क्योंकि इस सेगमेंट को अभी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिला है। आई थिंक यहाँ पे प्रमोटर क्रेडिबिलिटी और बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो ये सारी कंपनीज की कैपिटल स्ट्रक्चर, बैलेंस शीट बहुत ही स्ट्रांग है, डेट बैलेंस शीट पे रीजनेबल है। तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि FY18 के नंबर्स में इनको डेफिनेटली इंक्रीमेंटल ग्रोथ एज वेल एज थोड़ा बहुत मार्जिन एक्सपेंशन का फायदा मिलेगा। तो आई थिंक कोई भी गिरावट में डेफिनेटली इन शेयर्स को स्लोली अपने पोर्टफोलियो में जरूर इंक्लूड करना चाहिए मेरे ख्याल से। हालांकि रियल एस्टेट सेक्टर को अभी आने वाले RBI पॉलिसी में भी थोड़ी सी बेनिफिट मिल सकती है। एक्सपेक्टेशन है कि 8 फरवरी को शायद रेट कट हो, एक 25 बेसिस पॉइंट कट का एक्सपेक्टेशन तो जरूर है। तो ये भी फैक्टर डेफिनेटली रियल एस्टेट कंपनीज को बेनिफिट रहेगा और ये डेफिनेटली एक इंक्रीमेंटल ट्रिगर अर्निंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से साबित होगा। ओके, तो रेट कट की उम्मीद और ऑफ कोर्स जिस तरह का खाका तैयार किया गया है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए बजट में, उसका भी पूरा फायदा इस पूरे सेक्टर को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्सपर्ट्स की राय हम आपके लिए बजट से पहले और बजट के दिन भी लेकर आए हैं। 2017 के बजट का बाजार ने तो शानदार रिस्पांस दिया है, तेजी से इसका स्वागत किया गया है और दिग्गजों ने कौन सी फाइन प्रिंट पर अपना रिएक्शन दिया और उनको कितना पसंद आया यह बजट, सुन लेते हैं। ओवरऑल जैसे काफी जो एक बाजार में चर्चा थी वही कि कैपिटल गेन्स, एक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आया था कि कैपिटल मार्केट से ज्यादा टैक्सेशन नहीं मिल रहा है, तो लोगों को लग रहा था कैपिटल गेन्स एबुलिश हो सकता है, कि ड्यूरेशन कम हो सकता है, या इवन सर्विस टैक्स का भी जो बढ़ने का एक असर था वो है। फिर ओवरऑल टैक्स रेट भी नहीं बढ़े हैं। सो आई विश कॉर्पोरेट टैक्स, ओवरऑल टैक्स कम हो जाता जैसा प्रॉमिस किया है, लेकिन आई थिंक कंस्ट्रेंट है डेफिनेटली फिस्कल डिसिप्लिन के लिए। ये बजट बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। जो सर्कमस्टांसेस थे, ग्लोबल सिचुएशन और लोकल सिचुएशन जो थी, उसको ध्यान में रखते हुए बहुत ही बैलेंस्ड बजट है। आप पहली बार देखेंगे कि 3 जो अहम मार्केट्स हैं हमारे कैपिटल मार्केट में, जो इक्विटी मार्केट, बॉन्ड मार्केट और करेंसी मार्केट, ये पहली बार तीनों के तीनों मार्केट बहुत पॉजिटिवली रिएक्ट किए हैं। इक्विटी मार्केट ऊपर है, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गई हैं और रुपी स्ट्रेंथन हुआ है। इसका मतलब है कि तीनों मार्केट को बजट बहुत पसंद आया। जब भी कोई नए शेयर लिस्टेड होते हैं PSU के, उसमें काफी कुछ वैल्यू अनलॉकिंग होती है। आप जाके पुरानी हिस्ट्री देखिए, एट द प्राइसेस द PSUs वर लिस्टेड एंड द प्राइसेस दे अचीव्ड 5 years later और 10 years later। तो मुझे लगता है कि इन्वेस्टरों के लिए एक शानदार अपॉर्चुनिटी है टू बाई अनदर क्वालिटी PSUs दैट विल बी लिस्टेड। तो बजट से खुश बाजार दिखाई दिया है और आज सुबह में थोड़ा सा सुस्ता रहा था, शायद सांस ले रहा था और उसके बाद फिर से हम देख रहे हैं दोपहर बाद इसने तेजी पकड़ी है। हमारे साथ जुड़ गए हैं सुनील सुब्रमण्यम, CEO सुंदरम म्यूचुअल फंड के। सुब्रमण्यम साहब, कल से यहाँ पर ऑप्टिमिज्म काफी ज्यादा है, लेकिन बड़ा सवाल, जैसे अविनाश भी कह रहे थे, अब होप रैली की शुरुआत हो गई है, स्पेशली रेट कट की उम्मीद करना क्या इस समय ठीक रहेगा? क्या वही फ्यूल करेगा यहाँ से आगे के मूव को? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जो फिस्कल डेफिसिट का एक क्रेडिबिलिटी लाना, उसके अलावा इन्फ्लेशन में भी अभी कोई ज्यादा, ऑयल का जो फिक्र था कि 65-70 तक जा सकता है, वो भी अभी नहीं होगी, क्योंकि शेल गैस का सप्लाई भी शुरू हो जाएगा। और तीसरी चीज जो है कि सप्लाई साइड में कोई बॉटलनेक्स नहीं है, तो डिमांड को बूस्ट करने की जरूरत है। तो RBI को भी ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन जो ट्रेड ऑफ करती है, RBI हर वक्त सोचती है रेट कट के बारे में, तो ग्रोथ को सपोर्ट करें या इन्फ्लेशन को कम करें। जब इन्फ्लेशन की डर हट गई हो तो ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करें, यही सोच RBI के पीछे होती है। और अब क्या हो गया है कि रघुराम राजन के लास्ट डेज में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी फॉर्म कर दिया, तो क्लियर कट गाइडलाइंस है कि इन्फ्लेशन का टारगेट ये है, ताकि इंडिविजुअल एक सब्जेक्टिव एलिमेंट को निकाल के पूरी तरह ऑब्जेक्टिवली सभी नंबर्स को डालेंगे, तो अगर आता है कि रेट कट करना है तो करना ही है। तो उसके कारण अभी सभी लोग सोच रहे हैं कि डेफिनेटली तो रेट कट का एक उम्मीद रख सकते हैं, और वो एक बहुत बड़ी बूस्ट इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स जैसे रियल एस्टेट, ऑटो, उनके लिए बहुत बढ़िया पॉजिटिव होगी। ओके, तो ये एक अच्छी खबर है।
लेकिन सुब्रमण्य, आप देखिए जिस तरह से बाजार में तेजी बन रही है, और हम पिछले हफ्ते या उसके पहले एक बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि बहुत सारे पैसे लगातार फंड्स में आ रहे हैं। अब इस बजट के बाद जाहिर है कि मूड और बेहतर हुआ है, पर बाजार अब पहुंच रहा है धीरे धीरे 9,000 के करीब निफ्टी, और बहुत सारे स्टॉक्स हैं, खासतौर पर मिड कैप जो आपका फेवरेट सेगमेंट है, जो उसके ऊपर निकल गए हैं, तो नए हाइस करने लगे हैं। तो अब आपको लेने के लिए मौके कहां दिख रहे हैं? नहीं, मौका इस चीज से आता है कि अब तक की जो अर्निंग्स ग्रोथ जो मार्केट्स ने दिखाई है वो कुछ भी नहीं है जो फ्यूचर में हो सकती है। तो ये पी रेशियो क्या आपको इंडिकेट करती है कि फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन जो है इंडिविजुअल स्टॉक्स और सेक्टर से वो बहुत बेहतर है। और हमारी सोच में इकोनॉमी इतनी तक जो 7-7.5% की अभी जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहे हैं वो बिना डोमेस्टिक प्राइवेट कैपेक्स के हो रही है। समझिए, ये जो चीज इतना आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, चाइना से हमने ओवरटेक कर लिया है, फिर भी डोमेस्टिक कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आज 72% में है और कोई भी प्राइवेट सेक्टर अभी फ्रेश कैपेसिटी नहीं लग रहा है। फिर भी ग्रोथ, जीडीपी की ग्रोथ है 6-7%। अगर प्राइवेट सेक्टर वापसी में आ गया कैपेसिटी, तो आप सोचिए कि कहां तक जा सकता है। तो ये उम्मीद जो है कि पूरी इंडियन इकोनॉमी का जो पोटेंशियल बिल्कुल टैप नहीं हुआ है। तो ये हम लोग कहते हैं, हर बार सरकार कहती है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में बैंक्स इतने एनपीए नहीं करते। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में ऑटो कंपनियां इस तरह से बड़े डिस्काउंट नहीं देती जैसे मारुति मार्केट लीडर होते हुए भी आज दे रही है। तो कहीं तो कुछ नंबर गड़बड़ है। तो आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप पैसे जो लगाते हैं उससे वाकई में उन कंपनीज में बड़ी ग्रोथ आएगी? हमारे लिए देखिए, कंजम्पशन का स्टोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो फैक्टर्स डिमोनेटाइजेशन और ट्रंप के इलेक्शन से पहले इंडियन मार्केट को चढ़ा रहे थे ना, वो कौन सी थी आपसे चाहिए? गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रूरल स्पेंडिंग, फिर पे कमीशन की उम्मीद और मानसून की उम्मीद। पे कमीशन और मानसून हो गए, फिर भी वो पैसा मार्केट में नहीं आया खर्चाई में, क्योंकि डिमोनेटाइजेशन आ गया। तो अगर वो पैसा वापस आता है तो कंजम्पशन की ग्रोथ तो होनी है। इंडियन इकोनॉमी का प्रॉब्लम जो आप कह रहे हैं ना, ये जो एनपीए का प्रॉब्लम, और ये मेन कारण क्या था कि जो फर्स्ट टर्म मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी ना, वहां पे इकोनॉमी की हालत इतनी बढ़िया गई, तो बहुत लोग इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत ऑप्टिमिस्टिकली एकदम भयंकर 50-70% कैपेसिटी को बढ़ा लिए थे। और जो सेकंड टर्म में लेमन ब्रदर्स की क्राइसिस आई, फिर यहां पे जो स्कैम्स आई, उसके कारण वो सब कैपेसिटी बंद पड़ा और उन्होंने अपने स्मॉल स्केल सप्लायर्स को पेमेंट बंद कर दिया उसके कारण। तो ये एक ओवर एंटिसिपेशन जो प्रीवियस बुल साइकिल में हुई थी, उसके कारण इंडिया में बहुत कैपेसिटी ज्यादा बढ़ गया था, जितनी कि अगले 5 साल में क्योंकि ग्रोथ कम हो गई थी उसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। तो प्रॉब्लम जो एनपीएस की आई थी वो इसके कारण था कि सडनली जो इकोनॉमी बहुत तेजी में चल रही थी 2003 से 2008 की टाइम में, वो सडनली स्लो डाउन होने के कारण जो कैपेसिटी बिल्डअप हो गया, तो उनको लेबरर्स को काम नहीं था, डिमांड नहीं हो रही थी। तो क्या होता है कि सभी वो चेन इफेक्ट हो जाता। तो इसको कहते हैं विशियस साइकिल टू वर्चुअस साइकिल। तो इकोनॉमी अभी जो स्थिति है वो विशियस से वर्चुअस साइकिल में बदल जा रही है। आपको लगता है जैसे विजया बैंक का नतीजा है, एनपीए कम हो गया, आपको लगता है कि ये वाकई ट्रेंड है? देखिए, एनपीए कम होने का ट्रेंड रियली मजबूत होने में थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि एनपीए कब कम हो सकते हैं कि जब रीपेमेंट्स हो जाए ना, जब कैश आ जाए। ये रिस्ट्रक्चरिंग करके एनपीए को कम करवाना या फिर एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को अपना एसेट बेच के एनपीए करवाना इज फाइनेंशियल गिमिक्री। जेन्युइन एनपीए कम होने कब? जब इंटरेस्ट वो भरता है, जब वो ये भरता है, वो आने में जब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंजम्पशन बढ़ेगी, तो ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो 72 में, समझिए आप एक मैथ कीजिए कि अगर 20% कंजम्पशन अगले फेस्टिवल सीजन से एक साल में आ गई, तो आज तो 72% चल रहा है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, तो 20% उसमें ले लो और 14%, यानी 86% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इकोनॉमी आ जाएगी। 86 पे डेफिनेटली कैपेक्स शुरुआत होगी। क्यों? क्योंकि अगले साल में वो और 14 इजीली ऑब्जर्व हो जाएगा, मगर नया कैपेसिटी क्रिएट करने में 3 से 4 साल लगते हैं। एक फैक्ट्री लगाने में, ऑर्डर प्लेस करने में, इंपोर्टेड मशीनरी आने में। तो कॉर्पोरेट्स तब वेट नहीं करेंगे, उनको यही चाहिए कि एक कंसिस्टेंटली क्लियर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ रही हो, कंजम्पशन डिमांड बढ़ रही हो। अगर वो स्थिति उनके मन में आ जाए तो वो जाके फ्रेश फैक्ट्री या नए फैक्ट्री या मॉडर्नाइज पुराने मशीनरी को मॉडर्नाइज, ऐसे एक हालात, एक कार्रवाई शुरू करेंगे। तो हमारे लिए ट्रिगर ये है, कंजम्पशन की ट्रिगर है। और हमारी सोच में ये जो गणेश चतुर्थी के वक्त फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है, उसमें से आप देखेंगे कि रियली बूस्ट
कंजम्पशन को इस साल सितंबर तक शुरुआत हो जाएगी और बहुत बेहतर आप देखेंगे कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर का और जेएफएम नेक्स्ट जेएफएम का कंजम्पशन एकदम बहुत जबरदस्त होगा। चलिए, तो ये कंजम्पशन स्टोरी अगले फिस्कल में जरूर शिफ्ट होती दिखाई देगी, लेकिन इस समय जो स्टॉक तेजी में है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इमामी में 4.5% का उछाल बनता दिखाई दिया और आज सुबह से हम देख रहे हैं एफएमसीजी स्टॉक्स में तेजी हो रही है। संदीप वागले हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, आपके रेडार पर है इमामी, काफी तेज छलांग इसने लगाई है। आफ्टरनून हर्षदा, पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है, क्लियर ब्रेकआउट है और मुझे लगता है ये स्टॉक 1250-1260 की तरफ की मूव की शुरुआत है, तो मैं रिकमेंड करूंगा बिल्कुल ये लेवल पे 1150 का भाव चल रहा है, एक 1120 का स्टॉप लॉस 30 रुपए का रिस्क है और मुझे लगता है 100 रुपए ऑन द अपसाइड मिल सकते हैं। ओके, तो यह है कॉल। और अब यहाँ पर आप देखिए भारत फाइनेंशियल के बाद अब इंडसइंड बैंक ने भी ये कहा है कि वो भी अपने ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते रहते हैं। हालांकि उन्होंने इस मामले में कोई स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं की है कि क्या कोई बातचीत चल रही है। फिलहाल भारत फाइनेंशियल्स पे हमने काफी अच्छी तेजी जरूर आते हुए देखी है, 3.5% ऊपर इस वक्त ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो नए हाईज पर चल रहे हैं, अगर आप उन पर नजर डालें, हिंदुस्तान जिंक 5% ऊपर एक बार फिर, और इस स्टॉक पे तो बिल्कुल नॉन स्टॉप तेजी चल रही है। जय, क्या कहते हैं चार्ट्स, एंट्री लेंगे? वेल, हिंदुस्तान जिंक प्रदीप डेफिनेटली एक नॉन स्टॉप रैली रही है इस स्टॉक में और एक अच्छी अपर स्टॉपिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है, बट देन समहाउ मुझे हिंदुस्तान जिंक में कंफर्ट नहीं मिल रहा है एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न। इनफैक्ट सारी मेटल स्टॉक्स जो पहले काफी ओवरबॉट नजर आ रहे थे, वहां से थोड़ा बहुत करेक्शन आया भी था प्रदीप, और उसके बाद अगर आप देखें तो हिंडाल्को है, वेदांता है, इन सारों ही में उसकी जो लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड लाइन है उसमें से एक ब्रेकआउट देखने मिल रहा है। सो आई थिंक वहां पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, यहाँ पे एक कंटिन्यूएशन देखने मिल रहा है। आई थिंक ब्रेकआउट पे एक ज्यादा मोमेंटम आने के चांसेस वहां पे है, तो आई थिंक मेरा प्रेफरेंस रहेगा कहीं ना कहीं हिंडाल्को पे, टाटा स्टील और वेदांत पे, नहीं हिंदुस्तान जिंक पे। एंड इफ आई हैड दिस इन द पोर्टफोलियो तो मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर किसी के पास ये पोर्टफोलियो में तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके आई थिंक और पार्शियल प्रॉफिट बुक करके शिफ्ट हो जाना चाहिए रिमेनिंग ऑफ द 3 स्टॉक्स विच आई जस्ट मेंशन। तो आई थिंक सिंस वहां पे फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला है प्रदीप, तो वहां पे मोमेंटम और बढ़िया मिलेगा कंपेयर टू हिंद जिंक। ओके, तो ये दूसरे ऑप्शंस पर आप जोर देंगे तो बेहतर रहेगा। इस बीच मैं फार्मा कंपनियों पर फटाफट आपकी राय संदीप लेना चाहूंगी, क्योंकि काफी तेजी देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, औरो क्या लेंगे? हर्षदा, ये तीनों में अगर बात करें तो एज ऑफ नाउ ये लेवल पे डॉक्टर रेड्डी का पैटर्न बेहतर हो रहा है। जैसे ये 3150 के ऊपर निकलेगा, इसमें एक अच्छी खासी मोमेंटम दिखाई देगी जो 3300 3350 तक ले जा सकती है। तो अभी मैं बाय करूंगा और 3150 के ऊपर और ऐड करूंगा और मेरा स्टॉप लॉस 3000 के नीचे होगा। तो तेजी की कॉल यहां पर आती हुई डॉक्टर रेड्डीज के लिए। इस बीच अब आप देखिए आखिरी के कुछ सेकंड बचे और फिर हम आपके लिए BTS की कॉल लेकर आएंगे। आज कुछ और स्टॉक आपको बताएं जहां जाते जाते खरीदारी होती हुई अब भी दिख रही है और नए हाइस पर क्लोजिंग की तैयारी। गोदरेज इंडस्ट्रीज, NHPC, अडानी एंटरप्राइजेस, ITC, IDBI बैंक और एक्साइड, ये आज के कुछ ऐसे स्टार परफॉर्मर्स हैं जो नए हाइस बना रहे हैं और नए हाइस के आसपास ही क्लोजिंग की तैयारी में भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब आ रही है BTST या STBT कॉल्स लेने की। आइए देखते हैं आज हमारे एक्सपर्ट्स कौन सी पोजीशंस लेने की राय आपको दे रहे हैं। विशाल मलकान malkansview.com के जैन इरिगेशन पर बाई कॉल दे रहे हैं 96 पे स्टॉप लॉस 110 के टारगेट। बैंक ऑफ इंडिया पे भी इनकी बाई कॉल है 122 पे स्टॉप लॉस 135 के टारगेट। वहीं मनीष शर्मा डेरिवेटिव ट्रेडिंग रिसर्च.com के एक्सिस बैंक में बिकवाली की सलाह है इनकी। टारगेट जो इनका है वो करीब 470 का है, स्टॉप लॉस आप 490 पर लगाए और इन्फोसिस की तेजी के बाद आज जो तेजी देखने को मिली है ये कह रहे हैं फिर से शॉर्ट कीजिए स्टॉक को। 920 का टारगेट इनका और स्टॉप लॉस 960 का है। संदीप बताइए क्या अपॉर्चुनिटीज इस समय BTST या फिर STBT? हर्षदा, मेरे दोनों स्टॉक BTST रहेंगे, ट्रेंड तो पॉजिटिव है। मैं पहला स्टॉक होगा डीवीज लैब, जिसमें मुझे स्ट्रेंथ दिखाई देती है। ये 738 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 765। और दूसरा होगा हिंदुस्तान जिंक, स्टॉप लॉस 312, टारगेट 333। ओके, जय आपके कॉल्स।
श्योर प्रदीप, फर्स्ट मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा जैन इरिगेशन फ्यूचर्स पे। आई थिंक जैन इरिगेशन फ्यूचर्स में प्रीवियस राइज डेफिनेटली इम्पल्स मूव्स, और अभी फिर से हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिला कि उसके रीसेंट प्रीवियस राइज में ये स्टॉक ने निकाले थे और सस्टेन कर रहा है, कहीं ना कहीं उसके प्रीवियस लोज ब्रेक नहीं कर रहा है। दैट क्लियरली इंडिकेट्स के जो हिसाब से इंडिकेटर भी रिवर्स हुआ है, एक हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है, तो यहाँ पे एक नेक्स्ट 5 वे और सिंपल्स मूव ऑन दी अपसाइड बनने के काफी चांसेस है। और सिंस एक फ्रेश ब्रेकआउट भी देखने मिला तो मेरे हिसाब से एक बढ़िया मोमेंटम देखने मिलेगा इस स्टॉक में। आई थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीटीएसटी लगभग 106 तक के 101.50 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। जैन इरिगेशन फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस रहेगा 96 का। सेकंड बाय रिकमेंडेशन प्रदीप है पेट्रोनेट एलएनजी फ्यूचर्स में, जहां पे एक अच्छी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में से ब्रेकआउट देखने मिला। प्रायर टू बजट एक रीटेस्ट ऑफ द पैटर्न हुआ और उसके बाद जो हिसाब से हमें कस्टम ड्यूटी कट देखने मिली एलएनजी प्राइसेस में, तो आई थिंक कहीं ना कहीं उसका थोड़ा बहुत बेनिफिट इस कंपनी को और उसमें पुल बैक फिर से देखने मिला ये स्टॉक में। मुझे ये लग रहा है कि जो मिनिमम टारगेट बन रहा है इस स्टॉक का लगभग 415 to 30 बन रहा है पोजिशनली, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बीटीएसटी आई थिंक अराउंड 398 तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। कल स्टॉप लॉस रहेगा 383 का। ओके, ये फिलहाल अपॉर्चुनिटीज ट्रेड की दिखाई दे रही है। सुब्रमण्यम साहब, टेलीकॉम पर मैं आपकी राय लेना चाह रही हूँ कि जब से ये आइडिया वोडाफोन की चर्चा शुरू हुई है, स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, किसी तरह की री रेटिंग की संभावना है या फिर जब तक ये एक्शन है, डील होती है, उसका फायदा उठाकर फिर एग्जिट ले लेना चाहिए इन स्टॉक्स में? टेलीकॉम में हम बहुत कॉशियस है क्योंकि अब ये प्ले कैसे प्ले आउट होने वाला है बहुत अनसर्टन है सिचुएशन, क्योंकि डिमांड की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर जो प्राइस वॉर्स और ये चल रहे हैं और ये मर्जर से अगेन डायनामिक्स मार्केट में चेंज होगी, तो ये बहुत एक अनसर्टन सिनेरियो आज, तो हम बहुत कॉशियस है इस सिनेरियो में। ओके, एक सेक्टर जिस पर आप अब काफी बुलिश हो गए हैं, शायद वो बजट का इम्पैक्ट हो, आगे अर्निंग्स ग्रोथ का हो, कहां पर आप इस समय शायद एलोकेशन बढ़ाना चाहेंगे? देखिए, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में हम पहले ही पॉजिटिव थे, मगर बजट के कारण अब हमारी पॉजिटिविटी और बढ़ गई है। क्योंकि 2-3 चीज इसमें है। एक है जो कल 10,000 करोड़ की रिकैपिटलाइजेशन, मगर एफएम ने यह भी कहा कि अगर जरूरत पड़े तो हम और भी कैपिटल दे सकते हैं, तो मैंने वो एक अम्ब्रेला उन्होंने ऑफर किया है कि डरो मत। सेकेंड चीज ये चीज है कि ये जो एनपीए में 2 इंपॉर्टेंट चीज हुई है, एक उन्होंने टैक्स ब्रेक के लिए इंप्रूव किया, सेकेंड और ये बहुत इसका अभी हम फिर कैलकुलेट अभी भी कर रहे हैं कि जो एनपीए अगर आपने डिक्लेयर कर दिया और उसमें इतने साल तक हम जो इंटरेस्ट उस पे चार्ज करते थे उसका तो पैसा तो नहीं मिल रहा था, मगर समझे किसी ने 10,000 करोड़ का लोन ले लिया और उसमें 15% की ब्याज पड़ रही है, तो अगले साल वो 11,500 हो जाता है, ऐसे ही उसका लोन का वैल्यू, क्योंकि पैसे तो भर रहा नहीं है, अगले साल 13,000। तो ये इंटरेस्ट इनकम जो होता था उसको अकाउंट में डेबिट करके वो लोन का एनपीए बढ़ रहा था, मगर पैसे नहीं आ रहे थे, मगर टैक्स भरवा रहा था वो बैंक। ऐसी एक फुलिश सिचुएशन होती है, ये किसी ने इतना सोचा नहीं। अब देखिए कि जब कैश इंटरेस्ट आता है तो अभी आपको टैक्स भरना है, तो इनके लिए टैक्स का जो बेनिफिट आएगा उनके पूरे एनपीए बुक से, ये भयंकर बेनिफिट पब्लिक सेक्टर। तीसरी चीज, ये पूरा जो रूरल और इंफ्रा का जो स्पेंड गवर्नमेंट कर रही है उसका दोनों तरफ डिसबर्सल और कलेक्शंस पब्लिक सेक्टर बैंक से थ्रू होना है। और ये 10 लाख करोड़ की एग्रीकल्चरल फाइनेंस, सब लोग यही सोच रहे हैं कि ये क्रॉप लोन्स नहीं, ट्रैक्टर लोन से लेकर रूरल इंडिया में जो भी लोन्स रूरल के संबंध में है, यानी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को लोन दे दिया, रूरल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, वो भी एग्रीकल्चर में क्वालिफाई होता है। तो बैंक्स के लिए ये 10 लाख करोड़ का पूरा जो उपाय है, उन्होंने कहा उसको बैंक के थ्रू ही करना है। तो लेंडिंग, और ये आंकड़ा ऐसा कुछ बड़ा मुश्किल नहीं है, पिछले साल 8 था, फिर 9 हुआ, इस साल अगले साल 10 होगा, तो ये मगर ये चल रहा है, राइजिंग है ना, वही बड़ी बात है। नहीं, लोगों को ऐसे देख के लगता है कि इतने सारे पैसे डूब तो नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? ये हर साल दिए जा रहे हैं, जो नॉर्मल लोन्स है, हेल्दी लोन्स है, एंड ये प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर और एसेट बैक्ड लोन्स है, राइट? तो इट्स नॉट ऑल क्रॉप लोन्स जो कि मानसून फेल हो गया तो एनपीए हो जाएगी और मानसून से हो गया तो रीपे हो जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं है। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो मैनेजमेंट अच्छी है, वहां पे हमारी जो अभी पॉजिटिविटी बढ़ गई है। बजट के जो हमने अनाउंसमेंट्स देखे, एक बिग चेंज तो हम कहेंगे, उसको कहेंगे। पीएसयू बैंक्स में वो बड़ा बदलाव आने की पूरी उम्मीद, और वहीं पर अगर आप पैसा लगाएं तो बेनिफिट मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए। इस बीच बैंक निफ्टी 24 पॉइंट के ऊपर रह गया, यानी कि दिन के हाई से फिर से 75-80 पॉइंट इसने गंवाए हैं। येस बैंक, इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा, आईडीएफसी, ये सारे जो
निजी बैंक है वहीं से दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये 3 बजे कमजोर पड़ रहे हैं। हमने जब ये चेताया था आपको कि मार्केट यहां से करेक्ट हो सकता है, वहां से लेकर अब तक अगर आप देखें तो करीब 30 पॉइंट निफ्टी करेक्ट हो चुका है और बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट के आसपास मेरे ख्याल से करेक्ट होता हुआ नजर आया है। तो बाजार पे फिलहाल थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखी जा रही है तेजी के मार्केट में, ऐसा हमें अंदेशा था और वो आप होते हुए अब देख रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन हमारी नजर है नतीजों पे और साथ ही दूसरी खबरों पे। एक खास स्टॉक जो नया शामिल होगा, अविनाश, BSE, क्या कॉल दे रहे हैं आप, क्या उम्मीद रखते हैं? आई थिंक प्रदीप, मुझे लग रहा है कि BSE की लिस्टिंग काफी दमदार लिस्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का रिस्पांस IPO को आया है और जिस प्रकार का एक्सपेक्टेशन है कि NSE की भी IPO लिस्टिंग आने वाली है, तो काफी उम्मीदें हैं कि BSE की लिस्टिंग को लेके एक अच्छा रिस्पांस आएगा। आई थिंक ऑलरेडी हमको लग रहा है कि 1000 रुपए की लिस्टिंग प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल रहेगी और अगर होपफुली नतीजे भी अच्छे होते हैं, मार्केट का सेंटीमेंट भी अच्छा रहता है, तो हमने देखा है कि एक्सचेंज के शेयर डेफिनेटली डू वेल व्हेन द मार्केट सेंटीमेंट इज डूइंग वेल। तो लिस्टिंग डेफिनेटली अच्छी होगी। आगे मेरे ख्याल से जिस प्रकार की ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री और जिस प्रकार का कैपिटल मार्केट का माहौल है, उसके ऊपर मेरे ख्याल से आगे आने वाले दिनों में ये शेयर की लिक्विडिटी और ट्रेडिंग का माहौल दिखाई देगा। तो मजबूत लिस्टिंग की उम्मीद जरूर है और याद रखिए ये NSE पर लिस्ट होगा शेयर, कल ये होता दिखाई देगा। लेकिन नतीजों पर दिग्गज कंपनी ACC के नतीजे आने वाले हैं। सीमेंट में तो हमने देखा है काफी एक्शन देखने को मिला है, लेकिन नंबर्स के लिहाज से क्वार्टर थोड़ा खराब रह सकता है। 43% प्रॉफिट गिरने का अनुमान है, मार्जिन्स पर दबाव रहेगा और ये करीब करीब 180 बेसिस पॉइंट यानी कि 1.8% घट सकते हैं। संदीप, क्या अभी बिकवाली की पोजीशन लेकर चले? हर्षदा, थोड़ा बहुत करेक्शन हो सकता है। करंट लेवल्स 1425 है, मुझे लगता है ये 1400 के नीचे जा सकता है, तो उसके लिए अगर आपको STBT करना है तो कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि ये 1395 1390 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं करेगा, तो स्मॉल मूव के लिए शॉर्ट कर सकते हैं। के लिए आप यहां पर शॉर्ट की राय दे रहे हैं। सीमेंट काफी एक पसंदीदा सेक्टर फिलहाल बाजार का बना हुआ है और ऐसे में इन सारे स्टॉक्स में तेजी थी। अब नतीजे के पहले आप यहां पर दबाव आते हुए देख रहे हैं। इसके अलावा और कहां पे दबाव आ रहा है ये आपको दिखाते हैं। मुनाफा वसूली देखी जा रही है। M&M फाइनेंशियल्स, IDBI बैंक, टाटा ग्लोबल, अडानी एंटरप्राइजेस, सुजलॉन पे तो अच्छी बिकवाली दिख रही है। इनफैक्ट 16.10 का भाव इस वक्त आते हुए। वागले साहब, सुजलॉन के चार्ट आपको क्या कहते हैं? देखिए, बजट के पहले एक तेजी दिखी, लेकिन बजट के पहले लोग यहां से निकलने लगे थे और करीब 18 के पास से अब 16 पे आ गया है। प्रदीप, इसका वीकली मंथली चार्ट अभी भी पॉजिटिव है। नीचे में मुझे नहीं लगता ये 14.5-15 ब्रेक करेगा, तो किसी ने लिया है पहले तो 14.5 का स्टॉप लॉस डाल के खड़े रहे। बट हाँ, ये काफी पहले भी काफी है, फिजल आउट होता है, रैली एक मुंह देता है और फिर ये होता है। तो अगर 14.5 ब्रेक करता है तो फिर ये स्टॉक में रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। ओके, तो 14.5 दिखे तो एग्जिट कीजिए। डीवीज लैब पर आपकी क्या सलाह होगी, क्योंकि ये काफी एक्टिव है आज? जय, मुझे ऐसा लग रहा है हर्षदा कि ये स्टॉक काफी एक इसमें पिटाई देखने मिली और काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। इनफैक्ट आज के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छी रिकवरी ये स्टॉक में देखने मिली और अगर मैं वीकली चार्ट देखता हूँ हर्षदा, तो लास्ट वीक ये स्टॉक में एक अच्छा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म हुई थी और उसके हाईस के ऊपर आज ट्रेड कर रहा है। तो मेरा ये मानना है कि जो हमने फॉल देखा था लगभग 1300 रुपए से लेके लास्ट वीक के लो तक 670 तक, सो 1300 टू 670 ऑलमोस्ट आधा हो चुका। उसका पूरा एक रिट्रेसमेंट हमें देखने मिल सकता है। उसका मिनिमम रिट्रेसमेंट आता है 828 तक। तो आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हाई रिस्क ट्रेडर्स। आई थिंक इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 828 838 तक के टारगेट्स ऑन दी अपसाइड रहेंगे। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 700 के नीचे का। आई थिंक इफ यू सी द रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा है। ओके, अविनाश, क्या टाटा कम्युनिकेशंस में बने रहने की राय दे रहे हैं? मुझे लग रहा है कि प्रदीप डेफिनेटली इसमें बना रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का अनाउंसमेंट्स बजट में आ गए हैं, स्पेशली डिजिटाइजेशन को लेके, हमको लग रहा है कि डिजिटाइजेशन में डेफिनेटली इंक्रीज ब्रॉडबैंड की जरूरत लगेगी और क्लियरली मेरे ख्याल से टाटा कम्युनिकेशन ने ऑलरेडी अगर नतीजे देखे तो डिस्पाइट द फैक्ट कि नतीजे थोड़े से खराब थे, इनका जो ग्लोबल सब्सिडरी है नोवाटेल, यहां से भी इनको काफी अच्छी तरह से स्टेक सेल के लिए पैसा आने वाला है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बैलेंस शीट डेफिनेटली आगे चल के अच्छी रहेगी
जाएगी और होपफुली अगर ये डिजिटाइजेशन का ट्रेंड जोर पकड़ता है तो FY18 विल बी अ मच बेटर ईयर। आई थिंक डोमेस्टिक मार्केट के लिए टाटा कम्युनिकेशंस विल डेफिनेटली टेक एडवांटेज ऑफ द करंट मार्केट सिनेरियो। ओके, तो तेजी का मोड यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा, उसका फायदा ले। मिड कैप में हम देख रहे हैं तभी भी अपने गेन्स को ये होल्ड करता दिखाई दे रहा है इंडेक्स। कुछ स्टॉक्स जो एक्टिव है, अशोक ले लें, नंबर्स के बाद काफी अच्छी तेजी और 3% की छलांग। इनफैक्ट वागले साहब, मुझे याद है आपने पहले इसको रिकमेंड किया था जब इसने मोमेंटम पकड़ा था। अब 94 पर आया है, यहां से आगे क्या 100 तक जाएगा? अर्षद, व्यू तो पॉजिटिव है, इसमें 88 के नीचे नहीं जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो कोई भी करेक्शन आता है 91, 92 की तरफ मैं ज्यादा कंफर्टेबल रहूंगा। हाँ, 100 तक जाएगा, 100 से ज्यादा जा सकता है, 104, 105 तक ये स्टॉक के पैटर्न सजेस्ट करता है कि ये मूव में अगले कुछ दिनों में जा सकता है। ओके, उज्जीवन और इक्विटास ये दोनों ही स्टॉक काफी मजबूत आखिरी मिनटों में भी यहाँ पे खरीदारी हो रही है अच्छे वॉल्यूम के साथ। हमने पहले ही इनको हालांकि चलते हुए देखा था। जय, क्या इनमें पोजीशन लेके जाने की राय होगी? इक्विटास तो मैं कहूंगा कि प्रदीप चार्ट पे इन्फॉर्मेशन डेटा ही कम है, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। और जहां तक उज्जीवन फिनांस की बात है, उज्जीवन में भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी है, डेटा थोड़ा कम है, बट जो भी चार्ट डेटा अवेलेबल है उस पर से मैं ये कहूंगा कि प्रदीप क्लियरली जो प्रीवियस फॉल था समा मुझे चैनलाइज लगा, और खासकर ये जो रिसेंट राइज है वो काफी अच्छा चैनलाइज मूव है। आई थिंक ऑन दी अपसाइड लगभग उज्जीवन में 411 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है, और जो हिसाब से ये स्टॉक ने वो रेजिस्टेंस को पार किया है, मिनिमम टारगेट प्रदीप इसका बनता है 457 का। अगर 457 का लेवल्स निकालता है तो आई थिंक इसके प्रीवियस हाइज जो हमें ऑल टाइम हाइज देखने मिले थे लगभग 547 के, वो भी टेस्ट हो सकते हैं। तो ये इसमें क्लियरली ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, और इंडिकेटर डेफिनेटली बुलिश ही है, काफी अच्छा बाय क्रॉसओवर दे चुका है बोथ ऑन डेली एंड वीकली चार्ट। तो मेरा प्रेफरेंस उज्जीवन रहेगा। टीम लीज में हम देख रहे हैं 8.5% तक की तेजी, और वो नंबर्स का इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। आय 815 करोड़ पर आई है, 723 करोड़ से बढ़कर। एबिटा 9 करोड़ से बढ़कर 15 करोड़ पर आया है, तो एक बहुत स्ट्रांग क्वार्टर, और मार्जिन भी लगभग 2% पर दस्तक दे रहे हैं। अविनाश, क्या सलाह होगी स्टॉक पर? आई थिंक डेफिनेटली नतीजे तो काफी अच्छे हैं मेरे ख्याल से। जिस प्रकार का मार्जिन एक्सपेंशन और प्रॉफिट इंप्रूवमेंट आया है हर्षदा, मुझे लग रहा है कि स्टॉक में डेफिनेटली पोस्ट मैनेजमेंट कमेंट्री आई थिंक वी कुड सी अ बिग काइंड ऑफ अपसाइड। मुझे लग रहा है ये गिने चुने कंपनीज में है जो एक यूनिक बिजनेस मॉडल चलाती है, इसके लिए कंपेरिजन काफी कम है मार्केट में। लेकिन अगर इस कंपनी की मैनेजमेंट बैंडविड्थ देखे और आगे का जो FY18 का ग्रोथ पोटेंशियल देखे, तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली इसमें और थोड़ी रिलेटिव आएगी। आई थिंक इस नतीजे के बाद मार्केट्स में डेफिनेटली, हालांकि ये स्टॉक हाई पी स्टॉक है, इसमें डेफिनेटली अर्निंग्स ग्रोथ देखना पड़ेगा कितना आएगा FY18 के लिए, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ बाय ऑन एवरी डिक्लाइन और पोर्टफोलियो स्टॉक है। चलिए, बाजार बंद होने के काफी करीब, और इस वक्त कैसी है तैयारी? 8720 के भी नीचे फिसलता हुआ निफ्टी नजर आ रहा है। तो ऊपरी स्तरों से हमने जबरदस्त आज मुनाफा वसूली आते हुए देखी है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। आखिरी घंटे के दौरान, जैसे कि हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में संकेत दिए थे, वो इतनी जल्दी करेक्शन होगा और इतना तेज ये समय बिल्कुल अंदाजा नहीं था। लेकिन काफी सारे स्टॉक्स हैं जो बहुत मजबूत। कहां से तेजी आ रही है आज ये देखिए आप। मिड कैप में शुगर और फर्टिलाइजर हर्षदा, ये दोनों सेगमेंट आप देखिए, धामपुर शुगर, बलरामपुर चीनी, त्रिवेणी इंजीनियरिंग और NFL, ये चारों स्टॉक अपने नए 52 वीक हाई पर बंद हो रहे हैं। जी हाँ, काफी जबरदस्त तेजी इस पैक में बनती दिखाई दी है। लेकिन प्रदीप, आप देखिए ब्रॉडर जो थीम्स रही हैं आज के मार्केट की, इन स्टॉक्स के अलावा कंजम्पशन स्टोरी जो हम कल भी चर्चा कर रहे थे, सीमेंट कंपनियों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दी। हाउसिंग से जुड़े हुए शेयर, चाहे वो रियल एस्टेट कंपनियां हों, होम फाइनेंस कंपनियां हों, यहां पर हमने देखा लोगों ने जमकर खरीदारी की है। और साथ ही साथ FMCG स्टॉक्स में भी हमने देखा HUL से हटकर दूसरी स्टोरी जाती हुई है। इमामी, जुबिलेंट फूड, टाटा ग्लोबल, ये कुछ काउंटर्स रहे हैं जहां पर हमने देखा है जबरदस्त तेजी का एक्शन। लेकिन कुल मिलाकर बाजार अब सपाट क्लोज दिखा रहा है। काफी हरकत देखने को मिली, ऊपरी लेवल्स पर मुनाफा वसूली का शिकार हुआ ये। 8756 के हाई दिखाने के बाद 8723 पर जाकर टिका है, यानी कि कल के मुकाबले महज 7 पॉइंट ऊपर। और मिड कैप इंडेक्स हालांकि 100 पॉइंट की तेजी दिखाने में कामयाब था। बैंक निफ्टी गिरावट दिखा रहा है 3 पॉइंट के नुकसान के साथ दिन की समाप्ति। संदीप, कल कौन सा लेवल अहम? हर्षदा, निफ्टी के हिसाब से मुझे अभी भी लगता है कि थोड़ा अपसाइड है, और ऑन द डाउन साइड अगर 8680 होल्ड करता है
तो मुझे लगता है ये 8800 की तरफ की मूव शायद 8820, 8830 तक भी जा सकता है कल या मंडे तक 2 या 3 ट्रेडिंग सेशन में। तो मेरा व्यू बुलिश रहेगा और स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है रादर देन ट्रेडिंग इन द निफ्टी। और एक बात, बैंक निफ्टी इज लुकिंग अ लिटिल स्ट्रॉन्गर देन द निफ्टी। बिल्कुल, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी पूरी बजट के बाद चर्चा हुई थी, सारे दिग्गजों की यही राय है कि आप निफ्टी तो देखिए ही मत, क्योंकि बाजार में बहुत सारे सेक्टर हैं जो बहुत तेजी में है और निफ्टी में कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो ड्रैग कर रहे हैं, जो चलते ही नहीं है। टेलीकॉम, आईटी और अब फार्मा भी सुस्त हो गया है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप निफ्टी देख करके स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो गलत पड़ेंगे। स्टॉक्स देखिए और अपनी अच्छे शेयरों को पकड़ के रखिए। यह है राय जो आज भी हमारे एक्सपर्ट फिर से बताते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही वक्त है इजाजत लेने का। अविनाश, संदीप और जय आप सभी से। और आइए देखते हैं स्टॉक 2020 का हाल। और आज देखिए क्या परफॉर्मेंस हमारे दोनों कैप्टन ने दिखाया है। हेमंत ने 2.81% के रिटर्न्स कमाए, वहीं नीरज की टीम ने करीब 2.5% की कमाई की। अब दोनों ही कैप्टन्स ने कौन कौन से शेयर आज सुबह में बाजार खुलने से पहले चुने थे, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक 6% भागा, उगार शुगर वर्क्स 5% का उछाल, मुरुदेश्वर सेरेमिक्स में 4% की तेजी और एमआरपीएल 3% ऊपर। ये है हेमंत की दमदार टीम जिसने आउट परफॉर्म किया। वहीं नीरज की टीम में कमिंस था, नतीजों के बाद 6% का उछाल, अपार इंडस्ट्रीज में 5% की तेजी, एनएफएल जिसकी हम बात कर रहे थे और एमएनएम फाइनेंशियल्स में भी 3.5% तक का उछाल देखा गया। तो 3 महीने की ऊंचाई पर निफ्टी और 4 महीने की ऊंचाई पर सेंसेक्स आज बंद होता हुआ, लेकिन फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाजत। लेकिन आप बने रहिए क्योंकि आज के बाजार का पूरा हाल का रिकैप हम आपको देंगे जरूर मार्केट टॉप 20 में नेहा आनंद के साथ।